ये जो रावी प्रोजेक्ट है ये लाहौर को बचाने के लिए, ये अब ये नहीं कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट सोच रहे हैं कि अगर ये ना भी बने तो कुछ नहीं हो, ये अब नागुज़ीर हो गया है। लाहौर को अगर बचाना है तो ये प्रोजेक्ट बनना है। जरूरत एक है कि ऐसा शहर बने जो मॉडर्न सिटी हो। ये शहर पहले तो ये ऊपर जाएगा। जो मॉडर्न सिटीज होती हैं वो फैलती नहीं जाती, वो ऊपर जाती हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। अगस्त 2020 में वज़ीर-ए-आज़म जिस मंसूबे को बड़े फ़ख्री अंदाज में पेश कर रहे थे, संग बुनियाद रख रहे थे, कह रहे थे कि नया शहर बसाया जाएगा और नया शहर बसाने की अहमियत पर जोर दे रहे थे, आज अदालत उस मंसूबे को गैर कानूनी करार दे चुकी है। लैंड एक्विजिशन जो है वो उसको गैर कानूनी करार दिया चुका है। फिर जो रूडा एक्ट के कई सेक्शन हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जा चुका है। और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम अदालत को ये मंसूबा सही तरह समझा नहीं पाए। गोया वो इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो कानूनी टीम थी वो नाकाम रही है अदालत को समझाने में, जबकि फवाद चौधरी साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कल इस पर अपने तासुफ का इजहार करते हुए क्या कहा था, ज़रा ये सुन लीजिए। मैं अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है मलेशिया में, दुबई के अंदर। ये उसके तर्ज के ऊपर एक नया शहर और फिर ये ऊपर जाएगा। 2 करोड़ दरख्त उगाएंगे, यहाँ पूरा जंगल इसके साथ बनेगा। फिर रावी को बचाया जाएगा, सारी ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इससे नौकरियां मिलेंगी, इससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं। यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, फिर कुछ और चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। हसन खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब। बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब। जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले हसन खावर साहब, प्राइम मिनिस्टर तो कानूनी टीम पर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। पंजाब की कानूनी टीम अदालत को समझा नहीं पाई कि ये कितना मुफीद प्रोग्राम है और इससे कितना रोज़गार मिलेगा। देखिए, ये बहुत ही अजीम शान प्रोजेक्ट है और आपको प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि अगर लाहौर को बचाना है तो सिर्फ यही एक तरीका है। और दुनिया भर में जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक होती हैं, जो बहुत सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, वो प्लान्ड सिटीज़ की हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि आज तक एक ही प्लान्ड सिटी था, इस्लामाबाद, और ये इंशाल्लाह पाकिस्तान का दूसरा प्लान्ड सिटी होगा। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट भी है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के इतने फ़वाइद हैं कि गुमान ये गुजरा है कि अगर अदालत का ये फ़ैसला आया है तो शायद हम सही तरह अपना केस पिच नहीं कर पाए, क्योंकि जो कुछ भी किया गया है एक जामे हिकमत अमली के ज़रिए किया गया है, एक प्लान के बाद किया गया है, उसके बाद कानून साजी की गई है। कानून की कुछ चीज़ों के ऊपर अदालत को एतराज़ हो सकता है और अदालत का फ़ैसला सर आँखों पर है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के फ़वाइद अब हमने सही तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा से प्रेजेंट करने और अपना केस प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये लाहौर शहर की ज़रूरत है। लाहौर शहर इस वक्त दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से है। आपने इसका अर्बन स्प्रॉल देखा है। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो कल हम अपने शहरियों को रहने के लिए क्या जगह देंगे? अगर लाहौर इसी तरह फैलता रहा असद साहब जी, तो लाहौर नहीं, मगर हसन खावर साहब इसकी अहमियत पर तो किसी ने इसकी अहमियत को तो डिक्लाइन नहीं किया, तरीक़ाकार को चैलेंज किया गया है। आप ये नुक्ता उठाया गया है कि ये कैसे मुमकिन है कि आप DC रेट पर किसानों से ज़मीन लें और फिर उसको किसी प्राइवेट लोगों को उसकी तामीर के लिए ठेके दे दें। तो तरीक़ेकार को चैलेंज किया गया ना, इसकी अहमियत पर तो किसी ने एतराज़ नहीं किया। जी, देखिए, अदालत के जो एतराज़ हैं वो 2-3 हैं जो मैंने उनका ऑर्डर पढ़ा है। उसके अंदर कुछ लोकल गवर्नमेंट के हवाले से है, कुछ उनके मास्टर प्लानिंग के हवाले से उन्होंने एतराज़ दिए हैं, और इसी तरह की 2-3 कुछ उन्होंने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के हवाले से दिए हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि इन तमाम नुक्तों के जो जवाब हैं वो अदालत को दें अपनी अपील के अंदर और बेहतर तौर पर प्रेजेंट करें। उन्होंने देखें, बात क्या है, बात ये है कि इसके ऊपर जो एक बात फैली कि जी एनवायरनमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर एनवायरनमेंट के इतने फ्रेंड हैं, क्लाइमेट चेंज के चैंपियन हैं, तो ये शहर बन रहा है। जो बात समझाने वाली है कि ये इट्स अ प्रो क्लाइमेट प्रोजेक्ट। प्रो क्लाइमेट इस तरह है कि हमने अपने शहर को वर्टिकल ग्रोथ देनी है, उसके लिए कानून ने एक तरीकाकार वज़ा किया गया। फिर स्पेशल जो लेजिस्लेशन थी वो हक था हुकूमत का, वो लेजिस्लेशन की गई और उस कानून की रोशनी में अभी तक जो काम हुआ है वो हुआ है। अदालत का जो फैसला उसके ऊपर आया है, जिसके कुछ नुकात मैंने आपको बताए हैं, वो उनका फैसला हमारे सर आंखों पे है। लेकिन हम ये समझते हैं नहीं, मगर आप ये कह रहे हैं हसन खावर साहब, आप कह रहे हैं कि अदालत का फैसला सर आंखों पे, मगर फवाद चौधरी साहब तो ये नहीं कह रहे कि अदालत का फैसला सर आंखों पे। वो समझते हैं कि ये मुदाखलत की गई है। साहब ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए।
लाहौर के साथ एक नया शहर बसाया जा रहा है रूडा के ऊपर। हाईकोर्ट ने अगरचे उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को हक हासिल है कि वो नए शहर बसा सके। ये कोई एक्विजिशन कोई हाउसिंग सोसाइटी के लिए नहीं हो रही थी कि उसको जज साहब कहें कि ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए हो रही है। ये एक नया शहर बना रहे हैं और ये बहरहाल फैसला हुकूमत नहीं करना है। इससे पहले हमने देखा है कि चाहे वो रकोटेक का मामला हो, स्टील मिल का मामला हो, जब भी अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है उसका बहुत नुकसान हुआ है मुल्क को। और पॉलिसी साजी क्या होनी है ये बहरहाल ये एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है और पार्लियामान का इख्तियार है। आप जिस फैसले को सरांखों पे करार दे रहे हैं हसन खावर साहब, उसके बारे में फवाद चौधरी साहब समझते हैं कि अदालत ने अपने इख्तियार से तजावुज किया है? नहीं, मैंने तो आपकी स्टेटमेंट फवाद साहब की सुनी है आपके चैनल पे। फवाद साहब ने इस फैसले के हवाले से नहीं किया, उन्होंने तो माजी की बात की है। उन्होंने कहा जब भी अदालतें तजावुज करती हैं तो वो अच्छा नहीं रहता। मैं समझता हूँ कोई भी इदारा जब अपने हदूद से तजावुज करता है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि उस फैसले के खिलाफ अपील करना तो हमारा आईनी और कानूनी हक है और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कानून साजी भी हुकूमत का हक है, पॉलिसी देना भी हुकूमत का हक है, यही बात है। सही है। चलिए मैं जावेद भाई साहब का इस पर मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मैं कुछ और मौज़ूआत की तरफ बढ़ता हूँ। भाई साहब, ये क्या आपके ख्याल में ये जो हुकूमत का मंसूबा है, जो कि PMLN का भी मंसूबा था, ये सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा? आप इसमें प्रोसीजरल फ्लॉज देखते हैं? आप समझते हैं कि कानूनी टीम कमज़ोर थी? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, पार्टी की क्या है, आपकी ज़ाती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है कि अगर कोई भी हुकूमत कोई अच्छा इक़दाम करे और पाकिस्तान के लोगों के लिए कोई हाउसिंग की बंदोबस्त करे और एक ऐसा नया शहर बसाए और एक शहर से लोड कम करे तो ये बेहतर इक़दाम हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ये देखना होगा कि उसकी नीयत कैसी और उसके इक़दाम कैसे हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट में क्वेश्चन उठाए और फिर जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने काफ़ी सीरियस क्वेश्चन उठाए हैं। जो उन्होंने लॉ पास करवाया था, जो एक्विजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उसके ऊपर उन्होंने खासी ज़्यादा, मुझे लगता है कि और जो टीम थी वो ना उन्हें सेटिस्फाइड कर सकी और वो समझते हैं कि ये हक किस तरह का नहीं है। जिस तरह आम आदमी की ज़मीन है, अगर आपने उसे बहुत थोड़े पैसों में ले लिया है या ज़बरदस्ती ले लिया है, सेक्शन 6 आपने करके उसको एक्वायर कर लिया है और बाद महंगे दामों में आप इन्वेस्टर के हाथों इसे बेच देंगे और वो पैसा जो है इन्वेस्टर ले जाएगा सारा। और अगर वाकई वहाँ ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा जो जिस तरह खावर साहब बता रहे हैं, चूँकि खावर साहब तर्जमान है, उन्होंने बेहतर वहाँ देखा होगा। मैं ना तो मैंने इस केस को बड़ा ज़्यादा फॉलो किया है, ना मुझे ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं सिर्फ वो जो जजमेंट ही देखी है। तो ये इनका राइट है, ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाइड करें। वो जो फ्लॉज है जो अभी लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है उनको दूर करने की कोशिश करें। अगर वो दूर हो सकते हैं, यकीनन वो दूर होने वाले हैं, तो क्यों नहीं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हाजिर नहीं है। लेकिन पहले उस जिन लोगों की ज़मीन है, जिन लोगों की इसकी हक है, जिन लोगों की हकूक़ है, उनके साथ भी कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आपकी नज़र में ज़रूर होगा। लेकिन बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट देखे इस पर क्या फैसला देती है। राइट सर। चलिए मैं एक और मामले पर ज़रा आपकी राय चाहता हूँ जावेद भाई साहब, और वो है कि एक ख़त लिखा गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब को, और कहा गया था कि जी रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की ताज़ा तरीन मुहैया करें ताकि हमें उनकी हेल्थ के बारे में सही अंदाज़ा हो सके। अगस्त में जो नामुकम्मल रिपोर्टें दी गई हैं उससे सही अंदाज़ा नहीं हो रहा। इसका कोई जवाब नहीं आया, इसके नतीजे में कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। तो क्या आप के इल्म में है कि क्या होने जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट हो रही हैं, पंजाब हुकूमत को होने जा रही हैं? देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया था, अगर वो फैसला शोर असदुल्ला साहब आपने पूरा पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि एक तो रिपोर्ट हम मियाँ साहब और उनके डॉक्टर भेजेंगे और एक रिपोर्ट अगर वो खुद भी अपने तौर पर चाहें तो वो करवा सकते हैं, एम्बेसी के जरिए वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस उसके अंदर रखे हुए। हमने रिपोर्ट पहले भी इनको दी है, अटॉर्नी जनरल साहब का लेटर आया है, रिपोर्ट ज़रूर जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो भी उनके सामने रखेंगे और मुझे यकीन है कि बोर्ड वही फैसला करेगी। और अटॉर्नी जनरल साहब को मैंने प्रोग्राम में सुना है, उन्होंने कहा कि यही रिक्वायरमेंट थी, कोई वायलेशन नहीं हुई है, कोई मामला नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ साहब ने जो उस वक्त कोई गारंटी नहीं थी, एक एफिडेविट दिया था और वो एफिडेविट इस हद तक था कि वो इलाज करके भाई साहब, लेकिन उसमें ये तो कहा था ना कि रिपोर्ट्स वो अपनी हर महीने जमा कराया करेंगे ताकि हुकूमत पंजाब को अंदाज़ा हो कि उनकी हेल्थ अब किस तरह की है। तो जो रिपोर्ट इंशाल्लाह जमा की भी है और अगर बाकी कोई रिपोर्ट है तो इनके सामने ज़रूर रखेंगे। ये सियासी मामला चूँकि हुकूमत ने बना लिया है, ये कना का मसला बना दिया है, इसी हुकूमत ने फैसला किया था। अब ये हुकूमत वो है
जो पहले जिनकी अपनी रिपोर्टें थी, जिनकी रिपोर्टों को बेस बनाकर वजीर आजम साहब और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया था, मियां साहब को बाहर जाने की जिन्होंने इजाजत दी थी, उनकी मिनिस्टर साहबा रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बताती थी, आज वो सारे लोग उन रिपोर्टों को भी मशकूक कह रहे हैं। वो कहते हैं वो रिपोर्टें गलती तो आपने बनवाई हैं, पंजाब में हुकूमत आपकी थी, आज भी पंजाब में हुकूमत आपकी है, अस्पताल आपके अंदर आते हैं, तो आप ये इल्जाम किसको दे रहे हैं? तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो किस कहने की ताकत भी और जसारत भी रखते हैं। लिहाजा अगर वो उस वक्त की रिपोर्टें जो इन्होंने खुद बनाई थी, जिनके ऊपर लेकिन वो जो रिपोर्ट थी, ये बात तो सही है कि उसको भी मशकूक करार दे दिया गया, लेकिन अगर वो रिपोर्टें सही भी थी और उस वक्त उनकी तबीयत खराब भी थी, तो मरीज सेहत याब भी तो हो जाते हैं ना। उसका अंदाजा तो ताज़ा रिपोर्टों से ही होता है। अगर ताज़ा रिपोर्ट्स आप सबमिट करेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है? हम बिल्कुल, मैंने पहले जिस तरह शुरू में कहा है कि जरूर सबमिट करेंगे, वो अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो जरूर पूरी की जाएगी, जरूर उनको भेजी जाएगी। और मैंने कहा कि इसके 2 प्रोसेस रखे गए थे, एक हमारा तरफ से था और एक वो वैसे भी चेक करवा सकती है हुकूमत पंजाब जब चाहे। लेकिन ये एक सियासत में चूंकि इन्होंने हर मामले को उलझाने के लिए एक शोशा छोड़ देना है कि हम, आपने पता है ना कि इनके कई मिनिस्टर साहबान ने क्या क्या स्टेटमेंट दी। किसी ने कहा मैं अगले हफ्ते में जाके ला रहा हूँ, किसी ने कहा 2 हफ्ते में मैं ला के आऊंगा, किसी ने, तो ये चीजें करके हमने इस मामले को इन्होंने खुद तौर पे भी खराब कर लिया है और खराब करते हैं। वरना जो तरीकाकार था उसके मुताबिक जरूर अगर जो फैसला होगा, जो अदालत कहेगी, अदालत की सैटिस्फैक्शन के मुताबिक जो अदालत में कमिटमेंट है वो जरूर पूरी होगी। सही है। आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है, पहले शहजाद अकबर साहब अक्सर कहा करते थे कि नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं, क्या तरीकाकार है, सुनवाता हूं फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं फवाद चौधरी साहब का बयान आपको सुनवाता हूं, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। अभी ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बाशिर साहब की वापसी के हवाले से, और बात हो रही थी कि फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले रूडा की चूंकि बात हुई है तो मैं चाहूँगा कि वकार शेख साहब जो हैं उनसे उनका मौक़िफ़ ले लूँ। वकार शेख साहब, आपके ख्याल में ये जो फैसला आया है अदालत का, जो आप जिसकी वकालत कर रहे थे, ये बताइए कि क्या इसमें कानून में तब्दीली लाकर या प्रोसीजरल फ्लॉज को ठीक करके या कुछ चीज़ों में दुरुस्ती करके इस मंसूबे पर अमल दरामद मुमकिन है, या आप समझते हैं कि इस पर सिरे से अमल दरामद मुमकिन ही नहीं रहा? जी, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा जो जजमेंट है उसमें बुनियादी तौर पे कोर्ट ने इस पॉइंट को एग्जामिन किया है कि क्या एग्रीकल्चर लैंड किसी इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसके लिए अदालत आलिया ने अपने ऑर्डर में कहा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो है वो उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है। इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये 1894 का लॉ है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का है। उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनसे जो लॉ है वो इन कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर एक्ट में तरमीम लाई जाए तो उसके बाद ये इस पर अमल दरामद मुमकिन है? बुनियादी तौर पे तो अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में जो ट्रेंड है, और इंडिया में अगर आप देखें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 जो है वो मॉडिफाई हो चुका हुआ है, और उसमें उन्होंने ग्रीन लैंड की एक्विजिशन को ऑलमोस्ट प्रोहिबिट कर दिया हुआ है कि वो हो ही नहीं सकती, और अगर हो भी सकती है तो उसको लिंक किया है विद द लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ने भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। तो उधर की लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड लोग हैं। सही है। तो सर वकार साहब ये बता दीजिए कि रास्ता क्या है? अब सिर्फ एक्ट में अगर अमेंडमेंट आ जाती है तो यही एक रास्ता है? नहीं, देखें, रास्ता तो एक ही है कि इस प्रोजेक्ट के 2 फेसेस बताए जा रहे हैं। एक इसका फेस ये है जी कि रिवर रावी की अलाइनमेंट करनी है तो बिल्कुल करें। सही। वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाना है, बिल्कुल लगाएं। इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना है, बिल्कुल करें। लेकिन इस लॉजिक की ना अदालत को ये रूटा बता सकी, ना आम एक शहरी जो है वो ये समझ सकता है। मैं भी समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि पहले 1 लाख एकड़ जगह को पहले प्राइवेट डेवलपर्स को दिया जाए जी, वो वहाँ पे स्काई स्क्रैपर मॉन्स्टर खड़े करें जी, पोल्यूशन को बढ़ाएं, वाटर टेबल को गिराएं, सॉलिड वेस्ट बढ़े। नहीं तो सर फिर नया शहर बसाने का रास्ता क्या होता है? सर नया शहर इस तरह से नहीं बसता। नया शहर
एग्जाम्पल दी गई बाय द वर्दी प्राइम मिनिस्टर कि जी कोलालमपुर के पास पुतराजय बनाया गया, तो वो उससे कोई 35 किलोमीटर अवे। लाहौर के साथ एक नए शहर की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, वो इसलिए नहीं है कि लाहौर की 13 मिलियन की पॉपुलेशन है। ठीक है। क्या आप देख लें कि पिछले चंद दिनों में या चंद महीनों में हम लाहौर, बिग सिटी ऑफ लाहौर जो है, ये लाहौर का दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड। सही है, बिल्कुल सही है वकार शेख साहब, लेकिन मसला ये है कि जहां पर भी जाकर नया शहर बसाएंगे वहां पर फिर एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करना पड़ेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट तो वहां पर भी आ जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका। अब हसन खावर साहब, आपका इजहार इस पर पहले ही कर चुके हैं, मैं चाहूँगा कि जो अभी गुफ्तगू हो रही थी पहले जावेद अब्बासी साहब के साथ, ज़रा उस पर आ जाएँ। आपने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया, आज फवाद जो साहब कह रहे हैं कि उनको वापस लेकर आ रहे हैं। मेडिकल बोर्ड आपने बना दिया, आपके पास रिपोर्ट्स नहीं थी, मेडिकल बोर्ड ने कहा कि हमारे पास रिपोर्ट नहीं है, हमें क्यों आपने तश्कील दिया है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब फिर आपके पास अगर रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, आपके पास रास्ता क्या होगा? फवाद चौधरी साहब को सुन लीजिए जरा, उन्होंने क्या कहा। नवाज शरीफ साहब को वापस आ नहीं रहे, लाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कहा आना है। बरतानवी हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों अपीलें जो हैं उनकी मुस्तरद की। अब चूंकि उनको लग रहा है कि वहाँ की अदालतें को ज्यादा लंबा अरसा उनको सहारा नहीं देंगी, तो इस तरह की वो यहाँ पे गुफ्तगू शुरू हो रही है कि वो खुद वापस आ रहे हैं। खुद नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनको लाया जा रहा है। सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस शाहिद खाकान, अब्बासी साहब और कुछ जो हमारे दोस्त हैं PMLN में, वो नवाज शरीफ के खिलाफ लाने का इरादा रखते हैं, और मैं दुआ गो हूँ कि वो नवाज शरीफ को हटाने में कामयाब हो जाएं। जी हसन खावर साहब, कैसे लाया जा रहा है नवाज शरीफ को वापस? आपके तो जो चाल आप चलते हैं वो उलट पड़े। अच्छा, एक तो मैं थोड़ी सी बात, क्योंकि आपने मेरे बाद जावेद साहब को भी टाइम दिया, वकार साहब को भी टाइम दिया, मैं सिर्फ एक बात को बताना चाहता हूँ कि देखिए, लाहौर में जो अर्बनाइजेशन हो रही है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, और ये रावी जो प्रोजेक्ट है, अगर हम नहीं भी करेंगे तो अर्बनाइजेशन की स्पीड यही रहेगी। और अभी इस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से लाहौर का जो हाल हुआ है वो आपके सामने है, और अगर यहाँ पर कोई प्लान ग्रोथ नहीं होगी, वर्टिकल सिटी नहीं बनाएगा, ये सिटी अभी भी अनलिवेबल बन चुका है, ये बिल्कुल अनलिवेबल हो जाएगा जी। तो ये एक्चुअली प्रो अर्बन प्लानिंग का जो एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो बड़ा सिंपल है जी। वो बीमारी की प्रिटेक्स्ट पर बाहर गए थे, 4 हफ्ते की इजाज़त दी गई थी, उन्होंने खुद भी अपना दिया ये ज़मानत, शहबाज शरीफ साहब ने भी ज़मानत दी, अब वो बाहर चले गए, वो मुद्दत गुजर गई, उस टाइम पीरियड को ख़त्म हुए। अब क्यास ये है, और जो वहाँ से एनेक्डोटल एविडेंस मिलता है, जो वीडियो क्लिप्स मिलते हैं, कि वो सेहतयाब हैं, वो बिल्कुल मामूलियात ज़िंदगी जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, चहलकदमी भी करते हैं, बाज़ारों में भी जाते हैं, खाने भी खा रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। तो अब क्या ये उस बीमारी जिसके बहाने पे या जिस वजह से वो बाहर गए थे, क्या वो कानून से बच रहे हैं उस बीमारी की वजह से? और अगर वो बच रहे हैं तो उनको आकर कानून का सामना करना चाहिए, और उसको बुलाने का यही तरीका है नवाज शरीफ साहब को कि उनकी जो रिपोर्टें हैं उनको हम एग्जामिन करें। और ये रिपोर्टें जुलाई अगस्त तक आई, यही रिपोर्टें मेडिकल बोर्ड के सामने रखी गई हैं। अब वो मेडिकल बोर्ड ये समझता है कि इन रिपोर्टों के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो उनकी बीमारी के बारे में राय दे सके, ना वहाँ पे किसी अस्पताल की रिपोर्ट है, ना वहाँ पर कोई ऐसा उनका कोई मेजर प्रोसीजर हुआ है जिसकी चीज़ हो। तो अब हम अदालत से रुजू करेंगे कि जो उनके जमानती हैं उनको बताया जाए कि जी आपने शख्सी, अगर शहबाज शरीफ साहब रिपोर्ट सबमिट नहीं करते तो आप शहबाज शरीफ साहब को फोर्स करने के लिए कि वो ताज़ा रिपोर्टें सबमिट करें, आप अदालत में जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे, और मेरे ख्याल में तो जावेद साहब भी कह रहे हैं कि उनको रिपोर्टें वो कह रहे हैं कि हम देंगे, और देनी चाहिए जी। क्योंकि देखिए, अगर उनका मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी भी फिट टू ट्रैवल नहीं है, वो अदालत का शिकार है, तो उसको साबित करने के लिए सफिशिएंट रिपोर्ट्स तो चाहिए। कोई भी लॉजिकल आदमी इस बात से इनकार नहीं करेगा। अगर हुकूमत को वो रिपोर्ट्स नहीं मिलेंगी तो हुकूमत इज वेल विद इन इट्स राइट कि जी ये मांगे, और उसके लिए जो सेफ्टी मैकेनिज्म रखे गए थे, जो जमानती थे, उनसे पूछताछ की जाए। राइट सर, बिल्कुल सही है जावेद भाई साहब। अब मामला एक और है, और वो है इस हुकूमत को घर भेजने का, जिस पर आप रोज़ाना बात करते हैं आप लोग। कल का जो एपिसोड हुआ है सेनेट में, उसके बाद आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कोई इम्कानात देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ? देखिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी प्रोविजन है जो आईने पाकिस्तान इसकी इजाज़त देता है कि कभी भी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, स्पीकर नेशनल असम्बली के खिलाफ, या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ या स्पीकर्स के खिलाफ लाई जा सकती है। ये आईने पाकिस्तान की इजाज़त देता है इसका, और ये एक आईनी तरीका है कि अगर आपके पास अददी तादाद पूरी हो तो। हमने कहा कि हर वो काम करेंगे
जो कायने पाकिस्तान जिसकी इजाज़त देता हो, और उसके लिए सारी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ओपन है। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम ये काम कर सकेंगे। उसके लिए अपोजिशन की मीटिंग जो अभी पिछले 2-3 दिन पहले आपको पता है कि इस्लामाबाद में PDM की मीटिंग मौलाना फजल रहमान साहब की सरबराही में हुई है, उसमें ये फैसला हो गया था कि हम फौरी तौर पर नहीं ला रहे, अभी तक हम मार्च के लिए जाएंगे और उसके बाद ये ऑप्शन हमारे पास ओपन है। ये उसी वक्त ही मुमकिन होगा जब अपोजिशन की सारी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगी। सिर्फ अपोजिशन की जमातें नहीं, जाहिर है आज और इसका कोई इम्कान नजर आता है अपोजिशन की तमाम जमातों का एक प्लेटफॉर्म पर आने का? अपोजिशन की सारी जमातें अभी भी एक प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन चूंकि हुकूमत को अददी तादाद हासिल है तो इसलिए आज वो हुकूमत में है। बहुत सारे लोग उनकी जो इत्तेहादीज़ हैं या उनके अपने जो लोग हैं जी, बाज़ औक़ात ये बातें तो जरूर करते हैं कि हम इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। वो महंगाई का भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, वो कहते हैं गवर्नेंस का भी इशू है, वो कहते हैं हमारे लिए अब नया इलेक्शन लड़ने के लिए मुश्किल हो गया। दिलाते हैं लेकिन खुल के सामने आते कि नहीं आते, ये बड़ा क्वेश्चन है। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब हसन खान प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं जिसके बहुत सारे हिस्से हैं, उनमें क्या काम हो रहा है। ख़ास तौर पर एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जिसमें 1000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी किराना स्टोर्स पर, उसके क्या फीचर्स हैं, उस पर जो एतराज़ात हो रहे हैं वो क्या है और उन एतराज़ात का जवाब क्या है। तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सानिया निश्तर साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एहसास प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको प्राइम मिनिस्टर बड़े फ़ख्र के अंदाज में देखते हैं और समझते हैं कि रियासत मदीना के क़याम में एहसास प्रोग्राम और इसके मुख्तलिफ जो इसके तहत चलने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। तो आज हम बात करेंगे, सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुआविन ख़ुसूसी बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ व तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत। बहुत शुक्रिया सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, अभी जो एक ताज़ा प्रोग्राम जिस पर अभी आप काम कर रही हैं, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, इसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, कितना इंटरेस्ट लोगों ने शो किया है और अब स्क्रूटनी का जो अमल है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा, यानी कब तक लोग इससे इस्तेफादा करना शुरू कर देंगे? सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। एहसास राशन रियायत में 2 किस्म की रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं। एक तो उन लोगों की, उन ख़ानदानों की जो इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ किराना मालिकान की जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो कल की तारीख़ में 19 मिलियन लोगों ने इस पर रजिस्टर किया था और अब जांच पड़ताल का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। तो जांच पड़ताल के मरहले में सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उनका गुर्बत का स्कोर क्या है। फिर हम इस चीज़ की जांच करते हैं कि एक ख़ानदान में कितने लोगों ने हमें एप्लीकेशंस भेजी हैं, क्योंकि एक ख़ानदान में से एक ही शख्स अहल होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि क्या उनका शनाख्ती कार्ड नंबर और उनका जो मोबाइल की सिम है वो उसी शनाख्ती कार्ड पर इशू हुई भी है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये 1 टाइम पासवर्ड के ज़रिए चलना है, तो इसलिए ये तीसरे लेवल की जांच पड़ताल भी बहुत अहम होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है और जहाँ तक प्रोग्राम के शुरू होने का ताल्लुक़ है तो मंडे से हम इसको फर्स्ट बैच जो है वो उनको हम SMS भेजेंगे कि वो जाके अपनी सब्सिडी लेना शुरू कर दें, यानी कि परसों से। और फिर अगले 10 दिन लोगों को मरहलावार जो है वो SMS जाएंगे। तो जब भी हम कोई ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं बड़े मैस स्केल पे, तो पहले जो कुछ दिन होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं सिस्टम के, SMS के, सर्वर के। तो पहले जो 2-3 दिन होते हैं हमारे लिए वो हालांकि प्रोग्राम लाइव होता है मगर हमारे लिए एक टेस्ट भी होता है, ताकि जो लास्ट मिनट बग्स हैं जो रियल लाइफ में जो टेस्ट फेज़ में हमने नहीं पकड़े वो रियल लाइफ फेज़ में पकड़ लें और उनको फिक्स कर दें। क्योंकि बात रजिस्ट्रेशन की हो रही थी, आपका सवाल रजिस्ट्रेशन का था, तो दूसरी तरफ किराना मालिकान भी रजिस्टर कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो 3700 यूटिलिटी स्टोर्स हैं उन पे इंशाल्लाह ये सब्सिडी अगले हफ्ते में पूरी तरह से नाफिज हो जाएगी, पूरी तरह से चल जाएगी। और साथ साथ तकरीबन
4000 किराना स्टोर्स जो हैं वो भी इस प्रोसेस में आ गए हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी ये वेबसाइट गालिबन मालूम होगा। जी जी डॉक्टर साहब, आपने किराना स्टोर मालिकान का चूंकि जिक्र किया तो मैं आपकी वेबसाइट पे देख रहा था, उसमें लिखा है कि 8% इनका कमीशन रखा गया है, प्लस ये कि हर सेमाई में किराना मालिकान के लिए कुरानदाजी के जरिए गाड़ियां, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन और दीगर इनामात जीतने के मौके होंगे। इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, ये क्यों किया जा रहा है? जब उनको एक प्रॉफिट शेयर मिल रहा है तो फिर उनको गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें क्यों दी जाएंगी? देखिए जी, जब लोग किराना मालिकान के पास जाएंगे तो उन्होंने सब्सिडी प्रोसेस करनी होगी, उन्होंने अपना एंड्रॉयड फ़ोन निकालना होगा, उस पर पॉइंट ऑफ सेल ऐप खोलनी होगी, उसमें उनके 2-3 मिनट लगेंगे। कुछ किराना मालिकान ने फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदा है, फिर उनके इंटरनेट चार्जेस वगैरह, तो उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि उनका टाइम लगेगा, उन्होंने उस पर कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए उनके लिए एक 8% कमीशन रखा गया है। ये टैक्स फ्री कमीशन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत के साथ इस प्रोग्राम में पार्टनर करें ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और उनको इंसेंटिवाइज़ करने के लिए ही इनामी स्कीम भी हम लाए हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल बस मैं इसी एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से करके फिर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पर कुछ एतराज़ात हुए, मसलन ये कि 1000 रुपये की सब्सिडी बहुत कम है, मसलन ये कि इसकी शफाफियत को कैसे रखा जाएगा। अगरचे सियासी लोग सियासी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ उस पर सियासत ना देखें, हम सिर्फ उस पर देख लें कि एतराज़ हुए क्या हैं। तो सईद गनी साहब ने जो एतराज़ात किए हैं मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ ताकि आप उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। राशन के मुतालिक इनका जो ऐलान किया था उसमें क्या है, 65% जो सूबाई हुकूमत देगी, 35% वफाकी हुकूमत देगी। अगर हमने पैसे देने हैं तो फिर आप क्यों ऐलान करते हैं? जो तरीकेकार आपने बनाया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर दी है कि किराना स्टोर होगा, वो तय करेगा 20 रुपए मुझे रियायत देनी आटे के ऊपर। भाई आटे का 100 रुपए कीमत लगा देगा तो 80 रुपए में दे देगा। कहीं उसमें कोई वजाहत नहीं थी। आपके पास बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा मौजूद है। अगर आपने राशन की मद में उनको सपोर्ट देनी है, उनका 1000 रुपए बढ़ा दो, सीधा सीधा डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में जाएगा, उसके बाद जाकर वो राशन खरीद लेंगे जितने पैसे में चाहते हैं। उनका मतलब यह है कि आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके 1000 रुपए का बेनिफिट दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट 1000 रुपए दे दें, आपको ये बहुत बड़ी और थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? जी, मैं 4-5 चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो ये 1000 की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये एक निज़ाम बदलने की बात है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें इस वक्त तमाम सब्सिडीज़ जो देती हैं वो अनटारगेटेड होती हैं। अगर वो तेल पे सब्सिडी दे, अगर वो आटे पे सब्सिडी दे, वो घी पे सब्सिडी दे, यूटिलिटी स्टोर के सामान पे सब्सिडी दे, उससे सब मुस्तफ़ीद होते हैं। आप भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, हम भी वो सब्सिडाइज चीज़ लेते हैं, हम भी सब्सिडाइज तेल से मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पर फैसला हुआ था कि हमने एक सब्सिडीज़ को टारगेट करने का निज़ाम बनाना है, और ये उस निज़ाम की एक बहुत अहम और सबसे कलीदी कड़ी है कि जो कमोडिटीज़ की जो सब्सिडीज़ हैं, चाहे वो यूटिलिटी स्टोर से दी जाए, चाहे वो किराना पे दी जाए, उनको टारगेट करने का, यानी कि जो मुस्तहिक हैं या जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो भी पॉलिसी आप तय करें उनको आप टारगेट करें, ना तो ये कि कोई मर्सिडीज़ में भी जाके और यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा ख़रीद लें। तो पहले तो उसकी फ़िलॉसफी आप समझें। और ये निज़ाम आप आज राशन पे डाल रहे हैं, कल आप इसको तेल पे भी डाल सकते हैं, आप LPG पे भी डाल सकते हैं, आप सारी जो कमोडिटीज़ हैं आप इसके ज़रिए आप सब्सिडीज़ टारगेट कर सकते हैं। एक बात। दूसरा ये कि जहाँ तक 1000 रुपये का ताल्लुक है, ये बहुत कम है हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए, शायद ये बहुत बड़ी रकम रकम ना हो, मगर जिसने राशन ही 5000 का लेना है उसके लिए तो 1000 रुपये बहुत बड़ी सब्सिडी है। और आगे जाके एक दफ़ा ये निज़ाम चल पड़े, एक दफ़ा ये इंजन वेल ऑयल हो जाए तो फिर तो आप कोई भी सब्सिडी तय कर सकते हैं। जो अहम चीज़ है वो ये है कि निज़ाम बने, निज़ाम में शफाफियत हो, निज़ाम में कंट्रोल्स हो, निज़ाम में करप्शन के रास्ते ना खोले जाएं, क्योंकि निज़ाम बनाते ही आप करप्शन के रास्ते खोल देते हैं। और उसके बाद जब ये निज़ाम ठीक चले तो फिर आप
इस पे इसको 1000 को 2000 कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं। आप इसमें दाल, तेल और आटे के साथ साथ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। तीसरी जो उन्होंने बात की कि आप कैश क्यों नहीं दे देते। जी। कैश देना जो था वो बिल्कुल एक ऑप्शन था। अगर निज़ाम बदलने की बात ना होती और लोगों को सिर्फ रिलीफ ही देना होता तो आसान तरीका ये था कि हम जो 12,000 दे रहे हैं उसको 14 कर देते, 15 कर देते। मगर ये जैसे कि मैंने पहले समझाया, ये अनटारगेटेड सब्सिडीज को टारगेट करने का जो निज़ाम है उसकी एक बहुत कलीदी कड़ी है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा सईद गनी साहब ने फरमाया दो और उन्होंने बातें की, वो भी मैं रिस्पांस दे दूं। उन्होंने प्राइस की बात की कि जी प्राइस वो ऐप जी प्राइस तो एक सर्टन रेंज फिक्स्ड होगी और उसके ऊपर जो ये सब्सिडी लागू होगी, आटे पे 22 रुपए फी किलो, दाल पे 55 रुपए फी किलो और घी या पकाने के तेल पर 105 रुपए फी किलो या लीटर। तो ये एक अहम सम है और इसको जैसे कि मैंने पहले बताया आगे हम बढ़ा भी सकते हैं। अब उन्होंने एक और बात जो की वो शफाफियत की थी। तो मैं आपको ये बात मुसल्लमा तौर पे बता सकती हूँ कि जब आप कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसमें करप्शन की दाग बेल आप उसी वक्त रख देते हैं अगर आप चाहें, और अगर आप उसको शफाफ बनाना चाहें तो उसी वक्त आप कंट्रोल्स बिल्ड करते हैं। और मैं उस पुरानी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहती कि किस तरह गुज़श्ता अदवार में किस तरह से हुकूमती समाजी तहफ़्फ़ुज़ के एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स को अब्यूज़ किया गया है और उनको करप्शन के लिए वाकई स्ट्रक्चर किया गया था। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती, मैं आगे देखना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो एहसास आमदन प्रोग्राम है जिसमें इस प्रोग्राम के तहत जो असासे आप मुंतकिल करते हैं, माल मवेशी, ज़रूरी आलात, चिंची रिक्शा वगैरह, इसका क्या चेक एंड बैलेंस है? उसके बाद इसका कोई फॉलोअप प्रोग्राम है हमारे पास कि जिस शख्स को आपने रिक्शा चलाने के लिए दिया ताकि वो अपने घर को सपोर्ट करे, इस बात की क्या गारंटी है कि वो उसने उसको बेच कर पैसे खा नहीं लिया, हड़प नहीं कर लिया? क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि लोगों ने मुर्गियाँ खरीदी और उनको सस्ता समझ के खा लिया और आगे गए। तो इसका कोई हमारा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है इसमें? हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपका सवाल है। एहसास आमदन प्रोग्राम जो है उसमें ये जो छोटे सतह के असासे दिए जाते हैं, यानी कि माल मवेशी, दुकान का सामान, चिंची रिक्शा की बॉडी, किसी को आपने कॉटन बेलना मशीन दे दी, किसी को आपने ज़रूरी आलात दे दिए, ये एक बड़ा पावरफुल प्रोग्राम है और ये मुल्क के 23 अज़ला में चल रहा है। हमारा इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही मॉनिटरिंग है, जिसकी आपने बिल्कुल सही तरह से आपने उसको पॉइंट आउट किया है कि अगर किसी ने, क्योंकि ये हम NGOs के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं, कि अगर उन्होंने एक माल मवेशी लिया तो उसकी तो कोई कंट्रोल प्राइस नहीं होती, वो हमें क्या चार्ज कर रहे हैं और एक्चुअली ले किस पे रहे हैं। तो टू द एक्सटेंट पॉसिबल हमारे इसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स हैं, थर्ड पार्टी चेक्स भी हैं और रिसेंटली इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए थे, तो ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस हम इस पर एक कड़ी नज़र रख रहे हैं। मगर ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोग्राम पावरफुल है ऑन द ग्राउंड, मगर मॉनिटरिंग जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा एक बहुत ही अहम हिस्सा है और वो जितनी स्ट्रॉन्ग हो उतना ही बेहतर होता है। जी, तो डॉक्टर साहब इस सवाए इसके कि आइंदा अगर कोई वायलेशन करता है तो आइंदा वो एलिजिबल नहीं रहेगा कि इस तरह की किसी भी स्कीम से फ़ायदा उठाने के? इसके अलावा कोई पेनल्टी है हमारे कोई जो सिस्टम बनाया गया उसमें? जी, जो हमारी जहाँ भी थर्ड पार्टी के साथ एग्जीक्यूशन एग्रीमेंट्स होती हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हों एहसास कफ़ालत में और एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स में, चाहे वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो एहसास नशोनुमा की एग्जीक्यूशन में, चाहे वो NGOs हों एहसास बिलासूद कर्ज़ और एहसास आमदन की एग्जीक्यूशन में,
या वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हों, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की एग्जीक्यूशन में, जहाँ भी हमें कोई बदउनवानी नज़र आती है, जहाँ भी हमें कोई ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम नज़र आता है, तो हम ब्लैक लिस्टिंग तक पर जाते हैं। और इस पे हमारा बहुत ही ज़्यादा फोकस है। हम FIA के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं हमारे। आपको मालूम है जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं वहाँ पर बदउनवानी, करप्शन, ऑन ग्राउंड लोगों को धोखाधही, ये एक कल्चर बन चुका है। तो पूरी हमारी कोशिश होती है कि सेंट्रल लेवल पर भी जो काम है वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक हो और ऑन ग्राउंड भी हमारी सर्वेलेंस हो, मगर चैलेंजेस बहुत हैं जैसे कि आपको भी मालूम है। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जो बेशतर प्रोग्राम है एहसास के, जैसे अब हमने भी जिक्र भी किया है, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम है, या कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, या पनाहगाह का प्रोग्राम है, या फिर कर्ज़े हसना स्कीम है, या फिर कफ़ालत प्रोग्राम है, काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ ऐसा लगता है कि गरीब आदमी को ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए है, उसको ऑक्सीजन देने के लिए है, ये तख़फ़ीफ़ गुर्बत के लिए नहीं मालूम होते, या ऐसा नहीं लगता इन प्रोग्राम्स को देख के ये गुर्बत का खात्मा इनसे मुमकिन हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो एहसास ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये गुर्बत का खात्मा भी कर सकेगा? देखिए, एहसास एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है और समाजी तहफ़्फ़ुज़ किसी भी एक मुल्क में एक बड़ा पब्लिक पॉलिसी का एक बहुत ही अहम सतून होता है, और ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में जहाँ पे गुर्बत की शरह ज़्यादा हो। तो एहसास के दायरे कार में जो तकरीबन 16 हमारे टारगेट ग्रुप्स हैं, मुस्तहिकीन की जो कैटेगरीज हैं, उनके लिए 16 प्रोग्राम्स हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, जैसे कि एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, जैसे कि एहसास स्कूल स्टाइपेंड्स, जैसे कि एहसास आमदन, जैसे कि एहसास बिलासूद कर्जा। और मैं तो ये कहूँगी कि जो एहसास किफ़ालत के भी जो पैसे हम देते हैं, बहुत से लोग उनसे छोटा मोटा कारोबार कर लेते हैं, और मैं आए दिन देखती हूँ कि ख़वातीन जिनके हाथ में पैसे जाते हैं वो अपना छोटी मोटी घर में सिलाई मशीन, अपनी छोटी सी किरियाना की दुकान खोल दी, माल मवेशी ले लिए, उससे आमदन जनरेशन शुरू कर देते हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ा देते हैं। मगर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि तख़फ़ीफ़ गुर्बत जो है वो तो माशी पॉलिसी का भी एक बहुत कलीदी सतून है, और उसमें जॉब क्रिएशन एक बहुत अहम उसका जुज़्व है। और जॉब क्रिएशन इस चीज़ से मुतल्लिक है कि मुल्क माशी तौर पर किस तरह तरक्की करता है और हुकूमतें किस तरह उस तरक्की के समरात एक्विटेबली लोगों तक पहुंचाती हैं और किस तरह जॉब क्रिएशन होती है। तो तख़फ़ीफ़ गुर्बत में खाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ कई एक टूल नहीं होता, कि एक मिनिस्ट्री की कारकर्दगी नहीं होती, मगर उसमें और बहुत से एलिमेंट्स भी होते हैं। मगर दोबारा मैं कहना चाहूँगी कि जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, यानी कि जो सोशल प्रोटेक्शन है, वो उसमें एक बहुत ही कलीदी रोल प्ले करता है। सही है। डॉक्टर साहब, आखिर में मुझे ये बता दीजिए, ये जो कुछ प्रोग्राम्स को देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही जैसे प्रोग्राम है, मिसाल के तौर पे लंगर खाने का प्रोग्राम या फिर कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और फिर बाज़ दफ़ा ये भी लगता है कि बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ थोड़ा बेनिफिट दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो पनागाहों का मनसूबा है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत कीमती बिल्डिंग जो हैं उसमें 150-200 लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। तो ये इकनॉमिकली भी वायबल हैं ये प्रोजेक्ट्स? देखिए जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि क्या फ़र्क है लंगर और कोई भूखा ना सोए में। तो लंगर जो है वो एक जगह पे होते हैं, और कोई भूखा ना सोए के प्रोग्राम के दायरे कार के नीचे मोबाइल ट्रक्स होते हैं जिसमें खाना तकसीम होता है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वज़ीर आज़म की डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस पर ये लाई गई हैं। वो वाकई बहुत दर्द रखते हैं कि लोगों को ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ की सहूलियात पहुंचाई जाएं। पनाहगाह उनका एक ख़ास प्रोग्राम है, उनका अपना सिग्नेचर प्रोग्राम है। और जहाँ तक आपका, और ये बहुत ही एक मुफीद प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए जो दुकानों के बरामदों में सोते थे और जो सर्दी में ज़मीन पे सोते थे, उनको अगर गर्म बिस्तर, सुबह का खाना, फ्री नाश्ता और मिल जाए तो उसकी जो वैल्यू है ये
वही लोग बता सकते हैं। इसमें चैरिटी का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। हमारे जो लंगर खाने हैं, पनाह गाहें हैं, कोई भूखा ना सोए, इसमें बहुत से ट्रस्ट हमारी मुआवनत करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये हुकूमत ही इसमें खाली पैसे डालती है, मगर हुकूमत अगर खाली पैसे डाले भी तो ये हुकूमतों का अवलीन फरीज़ा होता है। और जहाँ तक आपका सवाल जहाँ तक है कि कैपिटल कॉस्ट, रिकरेंट कॉस्ट और क्या है इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, तो आपका बड़ा अच्छा सवाल है। हमारी नज़र होती है कि हर प्रोग्राम कॉस्ट क्या है और उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम रखें। मगर कुछ प्रोग्राम्स में वो कदरे बाकी प्रोग्राम्स से ज़्यादा भी होती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया और एहसास प्रोग्राम के हवाले से तफसील से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर रोशनी डाली। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यह आज का प्रोग्राम था। जी, अल्लाह हाफ़िज़।